हेलो गाइस, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं रायपुर से लाइव। लगातार जारी है एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस और एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास में आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम बात करेंगे वर्धन वंश या जिसको कहा जाता है पुष्यभूति वंश। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का आज पार्ट 2 है और हो सकता है लास्ट पार्ट है। ठीक है, कि ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें कल की क्लास में या पिछले क्लास में पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। और आपको पता होगा कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश में हमने इनकी परिचय के बारे में बात की थी, किस प्रकार से वर्धन वंश का जो अस्तित्व में देखने को मिला था। वर्धन वंश जो कि गुप्तों की सामंत के रूप में ये कार्य करते थे, और मैंने कहा था कि घोड़ों के आक्रमण के समय ये गुप्त के जो सामंत थे, जो पुष्यभूति थे, वो अपना स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं और थानेश्वर पर, हरियाणा के थानेश्वर पर एक नए साम्राज्य, एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं और इसी को कहा जाता है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति ने इनकी स्थापना की थी थानेश्वर में। ठीक है, उसके बाद हम बात किए थे इनके बारे में, प्रभाकर वर्धन के बारे में। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बारे में हमने बात की थी और प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती थे। 3 संतान इनके हुए थे। 3 संतान में एक जो राज्यवर्धन थे, दूसरा पुत्र जो है वो हर्षवर्धन था, और थर्ड पुत्री जो राष्ट्री थी। राष्ट्री के बारे में मैंने ये कहा था कि राष्ट्री का जो विवाह हुआ था, ये बौखरी वंश के जो शासक है, जो कनौज पर वो शासन व्यवस्था को चला रहे थे और जिनका नाम है ग्रेबर, इनके साथ इनका क्या हो जाता है, तो विवाह हो जाता है। ठीक है, इनके बाद प्रभाकर वर्धन के बाद जो शासक बनते हैं वो राज्यवर्धन बनते हैं। और राज्यवर्धन के समय ये देखने को मिलता है कि मालवा क्षेत्र का देवगुप्त और बंगाल के गोंड शासक शशांक, इन दोनों ने अपने राज्य के विस्तार के चलते, ठीक है, दोनों ने मिलकर राज्य जो है ग्रीवर्मन की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। दोनों मिलकर क्या कर देते हैं, ग्रीवर्मन की हत्या कर देते हैं। और ग्रीवर्मन की हत्या कर देते हैं और उनकी जो पत्नी है, जो राज्यवर्धन की जो है बहन थी, ठीक है, वो कहीं गुम हो जाती, वो कहीं खो जाती। ठीक है, तो इनका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जाते हैं। और आपको पता है कि राज्यवर्धन को जो गोंड शासक शशांक क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन इस समय का, ठीक है, इस वंश का शासक बन जाता है। इतनी सारी बातें हम कर चुके। ठीक है, आगे बात करेंगे हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन जो कि 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे और 647 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे। ठीक है, चलिए इनके बारे में हमने जो बातें करेंगे वो एक तो पहले इनकी परिचय देख लेते हैं। परिचय देख लिए, आई थिंक पिछले क्लास में इनके बारे में जान चुके थे। फिर जानकारी के स्रोत, इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी की स्रोत। फिर यदि बात करें चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ठीक है, कुछ चुनौतियां इनके अंतर्गत देखने को मिली। और प्रशासन व्यवस्था, इस समय की जो है प्रशासन व्यवस्था हम देखेंगे।
जानकारी की सॉरी परिचय की बात हमने की थी, ठीक है। और परिचय में हमने देखे थे कि 16 वर्ष की उम्र में इनके बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन ने, ठीक है, गद्दी पर बैठा था। 41 वर्षों तक ये शासन पर रहे, ठीक है, ये हमने बात की थी। फिर इनकी जानकारी के स्रोत के बारे में हमने चर्चा की थी। विभिन्न स्थानों से इनकी जानकारी मिलती है। खुद के कुछ खुद खुद के कुछ लिखे गए, ठीक है, रचनाओं पे इनकी जानकारी का स्रोत देखने को मिला। मधुबन प्रशस्ति खुद की लिखी गई रचनाएं थी। बाणखेड़ा विलेख जो हर्षवर्धन की रचनाएं थी, ठीक है। हर्षद की जो है बाण भट्ट की हर्षचरित से इनकी जानकारी का स्रोत मिलता है। हेल सॉन्ग की स्यूके से इनकी जानकारी का स्रोत मिलता है। पुलकेशिन नृत्य के अवल प्रशस्ति से इनकी जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो पिछले क्लास में ये दोनों हम क्या कर चुके थे, बात कर चुके थे, ठीक है। अब देखेंगे चुनौतियों का सामना, ठीक है। हर्षवर्धन की चुनौती। चलिए, हर्षवर्धन के सामने दो चुनौती देखने को मिलेगा। एक तो, ठीक है, अपनी बहन, एक तो अपनी बहन राजश्री, अपनी बहन राजश्री को क्या करना है, ढूंढना है भाई साहब, ठीक है। इनकी बहन कहीं खो गई है क्योंकि इस समय इनके पति, राजश्री की पति ग्रीवर्मन की मृत्यु हो जाती है। उनके बाद ये कहीं खो जाती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, अपने दुश्मनों का खात्मा करना है, ठीक है, अपने दुश्मनों का सफाया करना है या अपने दुश्मनों का खात्मा करना है। ये दो चुनौती इनके सामने देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, तो पहली चुनौती और दूसरी चुनौती दोनों को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। और स्वीकार करते हैं और इसके अंतर्गत कहा जाता है, ठीक है। तो इसी को पहले देख लेते हैं। चलिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है दिवाकर मित्र, ठीक है, क्या है, दिवाकर मित्र, समझिएगा। एक व्यक्ति जिसका नाम है दिवाकर मित्र, और दिवाकर मित्र एक क्या थे, भिक्षुक थे। क्या थे, भिक्षुक थे। इससे दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन को, ठीक है, ढूंढ निकालते हैं। क्या करते हैं, ढूंढ निकालते हैं। जब क्या हो रहा था भाई साहब, ढूंढ निकालते हैं जब राजश्री, जब राजश्री सती होने वाली थी, ठीक है, जब राजश्री सती हो रही थी या होने वाली थी, होने वाली थी, ठीक है। तो आपने फिल्मों में देखा ना, कई बार जो है हीरोइन या कई बार जो है क्या करते हैं, छत से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समुद्र में कूदने की कोशिश करते हैं, तो अचानक से वहीं पर हीरो आ जाता है, हीरो बचा लेता है, ठीक है। वैसी स्थिति यहाँ पर है। कहा जाता है कि दिवाकर मित्र की नामक जो भिक्षुक है, ठीक है, उन्होंने इनकी बहन का पता लगाया कि भाई साहब आपकी बहन यहाँ पर है, ठीक है, वो क्या कर रही है, सती होने वाली है। तो हर्षवर्धन क्या करता है, दौड़ा दौड़ा भागता जाता है और जाते ही क्या करता है, जब सती हो रही थी, ठीक है, तो उसी समय उसको क्या करता है, बचा लेता है और कहाँ ले जाता है, उनके राज्य पर ले जाता है, ठीक है। तो वैसे स्थिति यहाँ पर देखने को मिलता है कि सती होने वाली थी, उसी समय अचानक से कूद पड़ते हैं कौन,
हर्षवर्धन और अपनी बहन को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, इनके बाद ठीक है राजश्री को कन्नौज की गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है, क्या है, कन्नौज की गद्दी पर क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं। किनके स्थान पर भाई, किनके स्थान पर, ग्रीवर्मन के स्थान पर, ग्रीवर्मा के स्थान पर क्योंकि इनकी हो गई थी मृत्यु। ठीक है, तो ग्रीवर्मन के स्थान पर अपनी बहन राजश्री को कन्नौज की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। लेकिन भाग्य को कुछ और मंजूर था। ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में कहा जाता है कि जब अपनी बहन राजश्री को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया था तो वो क्या हुए थे, वो सक्षम नहीं थी, राज्य चलाने में सक्षम नहीं थी। ठीक है, राजश्री राजश्री ठीक है, कन्नौज राज्य चलाने में सक्षम नहीं थी, कन्नौज राज्य चलाने में सक्षम नहीं थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, भाई साहब ने, चलो बहन, मेरा तो राजधानी थानेश्वर है, थानेश्वर से मेरा आना जाना रहता है, करके ये भाई साहब बैठा दिए। लेकिन ये सक्षम नहीं थी, इसी कारण से ठीक है हर्षवर्धन ने क्या किया, इसी कारण हर्षवर्धन ने ठीक है कन्नौज राज्य अपने हाथों में लेकर कन्नौज राज्य अपने हाथों में लेकर अपने कन्नौज राज्य अपने हाथों में लेकर ठीक है इसको दूसरी राजधानी बना देता है, दूसरी राजधानी बना देता है, राजधानी क्या करता है, बना देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि मैंने कहा था कि जो पहली जो राजधानी है ठीक है वो थानेश्वर थी, और जो दूसरी राजधानी है ठीक है दूसरी राजधानी है वो कन्नौज है। वो क्यों है, वो इसलिए है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में पढ़े थे भाई साहब, स्टार्टिंग में हमने यही बात की थी कि इनकी दो राजधानी है, इनकी हर्षवर्धन की, और दो राजधानी क्यों है, क्योंकि कारण यही है। ठीक है, क्योंकि क्या है, कारण यही है, जहां पर राजश्री ठीक है कन्नौज पर अच्छे तरीके से शासन नहीं कर रहे थे, संभालने के लिए सक्षम नहीं थे। ठीक है, समझ रहे मेरी बातें। मेरी बातें समझ रहे हैं। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी चुनौती क्या है। दूसरी चुनौती ये है कि मैंने कहा अपने दुश्मनों का सफाया करना, या अपने दुश्मनों का खात्मा करना, ये इनकी दूसरी चुनौती थी। और ये भाई साहब दूसरी चुनौती ठीक है बखूबी निभाते हैं। दुश्मन कौन थे भाई साहब, दुश्मन तो दो थे। एक तो थे आपका ठीक है देवगुप्त जो मालवा के क्षेत्र में ठीक है मालवा एमपी के क्षेत्र में वो क्या करते थे ठीक है रहते थे। दूसरा जो है वो आप जानते हैं बंगाल शासक, बंगाल के गोंड शासक, और वो कौन है, शशांक। ठीक है, और इन्हीं के कारण इनके जो परिवार है वो तितर बितर हो गए थे, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनको भाई साहब मजा चखाना है, इनको पराजित करना है, इनको हराना है। ठीक है, तो कहा जाता है इन दोनों की क्या कर देते हैं, मृत्यु कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों की हत्या कर देते हैं।
हर्षवर्धन द्वारा दोनों की मृत्यु। ठीक है, क्या है? दोनों की मृत्यु या दोनों की हत्या। ठीक है, हर्षवर्धन द्वारा दोनों की हत्या की जाती है। शशांक के बारे में कहा जाता है कि शशांक जो है बौद्ध धर्म का, ठीक है, सबसे कट्टर आदमी था। ठीक है, बौद्ध धर्म को बहुत नफरत करता है। ठीक है, शशांक के बारे में कहा जाता है कि शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के क्या थे? अनुयायी थे, अनुयायी थे। पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से नफरत करते थे। बौद्ध धर्म से क्या करते थे? नफरत करते थे। ठीक है, इसी कारण बौद्ध से जो बोधि वृक्ष है, इसी बोधि वृक्ष को कटवा दिया था भाई साहब। ठीक है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, कटवा दिया था। ठीक है, चलिए, तो ये दो चुनौतियां थी किनके सामने, किनके समक्ष दो चुनौती थी? हर्षवर्धन के जो है समक्ष दो चुनौतियां थी। और ये चुनौतियां ये बखूबी क्या करते हैं? वो निभाते हैं बखूबी ये। ठीक है, इस चुनौतियों का सामना अच्छे से करते हैं। जहां पर मैंने कहा अपनी बहन राजश्री को ढूंढा जाता है और एक भिक्षुक की सहायता से, दिवाकर मित्र नामक भिक्षुक की सहायता से क्या करते हैं? ढूंढते हैं। और ढूंढने के बाद अपनी बहन को राजधानी सौंप देते हैं। लेकिन अपनी उनकी बहन जो है राजश्री सक्षम नहीं थी, और सक्षम न होने के कारण ये खुद क्या करते हैं? दूसरी राजधानी इसको बना लेते हैं। ठीक है, बातें क्लियर है। और मैंने कहा दूसरी बातें, अपने दुश्मनों का सामना करना, अपने दुश्मनों का सफाया करना, खात्मा करना। तो एक दुश्मन जो है देवगुप्त, जो मालवा एमपी के क्षेत्र में ये क्या थे? शासक थे। और दूसरा बंगाल के गूढ़ शासक शशांक थे। इन दोनों की क्या कर देते? हत्या कर देते हैं। शशांक के बारे में कहा जाता है कि शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म को मानते थे, लेकिन बौद्ध धर्म से नफरत करते थे। कट्टर जो है ये थे, बौद्ध धर्म की नफरत जो है कट्टर रूप से करते थे। बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था। ठीक है, और आप जानते हैं हिंद सॉन्ग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म की वो अनुयायी बन गए थे। तो इसी कारण से, ठीक है, एक और भी कारण जिसके कारण से इसको जो है पूरी तरह से क्या है? तबाह कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए आगे चले, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे इसकी, हो गया प्रशासन व्यवस्था, बात करेंगे। लेकिन बीच में मैंने ये कहा था, चुनौतियां ये तो देखेंगे साथ में। ठीक है, विन सॉन्ग की भी बात करेंगे। ठीक है, विन सॉन्ग की भी क्या करेंगे? बातें करेंगे। ठीक है, तो विन सॉन्ग, चलिए, विन सॉन्ग क्या है? एक चीनी यात्री है। ठीक है, इनके बारे में क्या है? चीनी यात्री,
चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री थे। पहली बातें इनके बारे में। दूसरी बातें, ठीक है, ये भारत में 629 ईस्वी में आए थे, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं इस तरफ, ठीक है। समय है 629 टू 645, ठीक है। चलिए, ये बौद्ध धर्म ये बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। क्या करने के लिए? शिक्षा प्राप्त करने हेतु आए थे। और इनकी जो रचना है वो थी सीयूकी। इनकी जो रचना है वो थी सीयूकी। और अपनी रचना सीयूकी में भारत के बारे में, ठीक है, बहुत सारी बातें की है, ठीक है। इनके जो अन्य नाम है, इनके भाई साहब हेनसोंग के अन्य नाम है। इनको नीति का पंडित कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है। यात्रियों का यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित इनको कहा जाता है। इसको विल्सोंग एक चीनी यात्री थे जो हिल्सोंग जो चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। चलिए, अपनी पुस्तक इस रचना में लिखा हुआ है कि भारत में, ठीक है, कि भारत में पर्दा प्रथा, ठीक है, क्या है? भारत में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, भारत में पर्दा प्रथा, सती प्रथा थी। यहाँ के लोग यहाँ के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। भारत 4 वर्णों में विभाजित था, ठीक है। मैं इस तरफ लिख देता हूँ। भारत के लोग मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे। भारत 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण उच्च वर्ग कहलाते थे, ठीक है। ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर था। स्थान क्या था? सबसे ऊपर था। एवं शूद्र शूद्र कृषि कार्य करते थे, ठीक है। ये सारी बातें, ठीक है, ये जो सारी बातें मैं लिखा हूं, ये किसने कहा है भाई? ये अपने लिखी गई पुस्तक, ठीक है, अपनी लिखी गई पुस्तक
सीयूटी में इन्होंने अपनी बातें कही है। ठीक है, और इसमें कहा है, ठीक है, कि भारत में पर्दा प्रथा सती प्रथा तो थी। ठीक है, भारत में पर्दा प्रथा सती प्रथा थी। भारत के लोग मांस मदिरा के सेवन नहीं करते थे। भारत 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें से ब्राह्मणों का स्थान उच्च था, सबसे ऊपर था। ठीक है, एवं शूद्र कृषि कार्य करते थे। ऐसी बातें कही गई। ठीक है, तो एवं एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। वर्तमान शाक्य मुनि, शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी राय नालंदा विश्वविद्यालय के लिए की है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखते हैं कि यह विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय 100 गांवों 100 गांवों के दान से चलता था। के दान से क्या करता था? चलता था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखते कि नालंदा विश्वविद्यालय 100 गांव के दान से क्या करता था? चलता था, जिसमें हर्षवर्धन ने भी जिसमें हर्षवर्धन ने भी क्या किए थे? दान दिए थे। दान दिए थे। बातें क्लियर है? ठीक है, बातें क्लियर है हैंसोंग के बारे में। ये भी किसमें लिखी गई है? अपनी सीयूकी में बुक में लिखी गई। चलिए, ठीक है हैंसोंग के बारे में। चलिए आगे बढ़े। हैंसोंग ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी इन्होंने कहा है कि 100 गांवों के दान से चलता था, जिसमें ये हर्षवर्धन भी अपनी जो है, ठीक है, दान ये दिए थे। चलिए, बातें क्लियर है? चलिए आगे की बातें क्या है भाई? आगे की बातें बच गए प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, तो ज्यादा कुछ बाकी नहीं है, प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। ठीक है, हाँ, इनके साहित्य के बारे में भी मैं बात करूंगा। ठीक है, कुछ रचनाएं हैं या साहित्य है। ठीक है, इनके बारे में भी बात करूंगा। साहित्य या रचनाएं। प्रशासन, प्रशासन थोड़ा बात। ठीक है, चलिए, साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या देखने को मिलता है? ठीक है, बाण भट्ट। क्या है? बाण भट्ट। बाण भट्ट के बारे में याद रखिए, बाण भट्ट जो है
इस समय हर्षवर्धन के दरबारी क्या थे? कवि थे। ठीक है, क्या है? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। दरबारी क्या थे? कवि थे। इनको संरक्षण प्रदान किया गया था, संरक्षण मिला था। ठीक है, और बाण भट्ट की जो है कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, उनमें से एक आप जानते हैं, हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र। और दूसरा, ठीक है, कादम्बरी। हर्ष चरित्र और दूसरा कादम्बरी। ठीक है, दो रचना है इनकी। ठीक है, मैं इसको इस प्रकार से लिख देता हूँ। इनकी क्या है? इनकी रचनाएं की बात की जाए तो रचनाएं देखने को मिला है। एक है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र। और दूसरा कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी। वहीं पर अगर हम खुद की बात करें, खुद मतलब मेरी नहीं भाई, खुद किसकी बातें करें? हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन हर्षवर्धन की रचनाएं, और इनकी रचनाओं पर हम बात करें तो इन्होंने भी कुछ रचनाएं लिखी है। ठीक है, एक है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी। दूसरा रत्नावली। रत्नावली। और तीसरा है नागा। क्या है? नागानंद। ठीक है, तो हर्षवर्धन की भी रचनाएं हैं, और प्रियदर्शी, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, तो साहित्य में इस समय बस इतनी सी बातें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है कि ठीक है, बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और बाण भट्ट की जो रचनाएं हैं, ठीक है, बाण भट्ट की जो रचनाएं हैं वो दो है, वो हर्षचरित और कादम्बरी। और हर्षवर्धन भी, ठीक है, रचनाएं लिखा करते थे। ठीक है, साहित्य का भाई भाई साहब को इतना शौक था, मारधार के अलावा भी इनको ये भी शौक था। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ रचनाएं लिखी हैं, प्रियदर्शी, रत्नावली और नागानंद। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑप्शन में दोनों रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ जितने रचनाएं देख रहे हैं, हर्षवर्धन की अगर रचनाएं की बात करें, प्रियदर्शी, रत्नावली, नागानंद, बाण भट्ट की रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है, ये ऑप्शन में दोनों रहेगा, दोनों टाइप के रचनाएं रहेंगे ऑप्शन में, दोनों के बारे में रहेंगे, बाण भट्ट और हर्षवर्धन। ठीक है, ऑप्शन में दोनों रहेंगे तो ये दिक्कत हो जाता है कई बार, क्योंकि ये हर्षवर्धन के समय जो है, ठीक है, बाण भट्ट दरबारी कवि थे, तो कई बार हर्षवर्धन की रचनाएं हम लगा देते हैं टिक में बाण भट्ट की रचना को। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से याद रखिए। ठीक है, कौन रचना किसकी है। चलिए, प्रशासन व्यवस्था। इस समय हम बात करेंगे प्रशासन व्यवस्था। चलिए, प्रशासन व्यवस्था के बारे। प्रशासन व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था में, ठीक है, कहा जाता है कि हर्ष का प्रशासन, हर्ष के समय, हर्ष के समय प्रशासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था
क्या थी, राजतंत्रात्मक, ठीक है, राजतंत्रात्मक थी, ठीक है, राजा का क्या चलता था, शासन चलता था, तो ये राजतंत्र कहलाएंगे। राजा, जहां पर राजा दैवित्पत्ति के सिद्धांत को फॉलो करता था, जहां पर राजा क्या करता था, दैवी उत्पत्ति, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को फॉलो करता था, इस सिद्धांत पर विश्वास रखता था, क्या करता था, विश्वास रखता था। दैवित्पत्ति का सिद्धांत, जैसे कि मैंने बताया था, वो गुप्त काल में भी देखने को मिला था। दैवित्पत्ति के सिद्धांत, दैवित्पत्ति के सिद्धांत का मतलब है कि इनको देवताओं का प्रतिरूप माना जाता है, देवताओं की भेजी गई एक जो है प्रतिरूप है, देवताओं की छाया मानते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्थान पर राजा जो शासन करते हैं वो देवताओं की मर्जी से करते हैं, देवताओं को प्रतिरूप मानते हैं, इसको कहा जाता है देवी सिद्धांत, की हमें देवताओं ने भेजा है शासन करने के लिए। सॉरी। और यहाँ पर प्रशासन व्यवस्था में देखेंगे तो राष्ट्र होता, ठीक है, एक राष्ट्र होगा, और राष्ट्र के नीचे क्या होंगे, भुक्ति होंगे, क्या होंगे, भुक्ति, और भुक्ति के नीचे जो है विषय होगा, क्या होगा, विषय होगा, और विषय के नीचे क्या होगा, ग्राम होगा, और ग्राम यहाँ की सबसे छोटी इकाई कही जाती है, ठीक है, ग्राम इस समय की क्या है, सबसे छोटी इकाई थी, छोटी इकाई थी, ठीक है, ग्राम इस समय की सबसे छोटी इकाई थी। हैंसोंग के अनुसार राज्य का आय कहा जाता है कि जो राज्य का आय, राज्य का आय, ठीक है, चार भागों में विभाजित था, ठीक है, चार भागों में विभाजित था, जिसमें से एक भाग, जिसमें से एक भाग राजा, ठीक है, व्यय करता था, व्यय करता था, दूसरा भाग धार्मिक कार्य में, ठीक है, दूसरा, ठीक है, भाग धार्मिक कार्यों में खर्च करता था, ठीक है, क्या कहा है, दूसरा भाग धार्मिक कार्यों में खर्च करता था। ठीक है, चलिए, अब आय होंगे, आय का स्रोत होंगे, तो आय का स्रोत क्या होगा भाई, यहाँ पर कर या टैक्स भी पे की जाती, ली जाती थी, ठीक है, कर या टैक्स, ठीक है, आय का, ठीक है, ये क्या है, स्रोत था, ठीक है, आय का स्रोत क्या था, कर था। तीन प्रकार के कर को वर्णन है इस समय, तीन प्रकार के, ठीक है, तीन प्रकार के करों का वर्णन, तीन प्रकार के करों का वर्णन देखने को मिला है, और तीन प्रकार के वो कर कौन है, एक जिसको कहा जाता है भाग कर, ठीक है, क्या कहते हैं, भाग कर, ठीक है, ये क्या आ जाता है, भूमि कर, क्या है, भूमि कर, भूमि कर, जो उपज के, उपज के, उपज के छठवां भाग राजा को देना होता था, ठीक है, कौन सा भाग भाई साहब, उपज के छठवां भाग राजा को देना होता था, और ये क्या कहलाता था, ये कहलाता था भाग कर। तो हम कर या टैक्स देख रहे हैं, तो तीन प्रकार के करों का वर्णन देखने को मिला है, तो एक है भाग कर, और भाग कर जो भूमि कर होता है, और उपज के छठवां भाग, उपज के छठवां भाग कर के रूप में दी जाती थी, जिसे हम क्या कहते थे, भाग कर। एक जिसे कहा जाता है हिरण्य कर, क्या कहते हैं, हिरण्य कर, और हिरण्य कर जो व्यापारिक
कर था। ठीक है, व्यापारिक कर था। ठीक है, नगद रूप से पे की जाती है, नगद रूप से दी जाती थी, रूप से क्या की जाती थी, दी जाती थी। तीसरा या थर्ड जिसको कहा लग जाता है बलिकर, बलिकर। और जो बलिकर है एक प्रकार के धार्मिक कर थे सामान्यतः। ठीक है, एक प्रकार का धार्मिक कर, सामान्यतः एक प्रकार का, एक प्रकार का या एक प्रकार के धार्मिक कर थे, धार्मिक कर थे। ठीक है, तो भाग, हिरण्य और बलिकर। ठीक है, ये भूमि कर था, ये व्यापारिक कर है, और ये एक प्रकार का क्या था, धार्मिक कर है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के करों का क्या देखने को मिला है, वर्णन हमें देखने को मिला है। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हर्ष के। ठीक है, उस समय के पदाधिकारी थे, हर्ष के समय की जो है अधिकारियां। अभी अधिकारी होंगे, अधिकारी वर्ग की बातें करें, अधिकारी वर्ग की बातें करें। ठीक है, प्रशासन व्यवस्था में हम किसकी, अधिकारी वर्ग की बात करेंगे। कुछ कुछ अधिकारी के नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अवंती, अवंती, अवंती एक राजा का नाम भी है, और अवंती इस समय अधिकारी का नाम था। ठीक है, युद्ध एवं शांति का अधिकारी था, युद्ध एवं शांति का क्या था, अधिकारी था। ठीक है, युद्ध एवं शांति का अधिकारी क्या कहला जाता था, अवंती का। सिंहनाथ, एक अधिकारी का नाम था सिंहनाथ, और सिंहनाथ जो कि सेनापति था, सेनापति। एक और अधिकारी जिसका नाम था कुंतल। ठीक है, अश्व सेना का प्रधान था, अश्व सेना का प्रधान, सेना का क्या था, प्रधान था। स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त जो हस्त सेना का प्रधान था। हस्त मतलब हाथी, हस्त मतलब हाथी सेना का क्या था, सेना का प्रधान कौन कहलाता था, स्कंद गुप्त। वहीं पर एक था महंत, महंत। ठीक है, और महंत या फिर इसको महाराज भी बोला जाता है। ठीक है, और नागरिक प्रधान का ये प्रमुख था, नागरिक प्रधान का प्रमुख। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए। खैर ज्यादा तो इनके इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके जो अधिकारी वर्ग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर वैसे आप क्या करें, याद रखिए। चलिए, हिंसोंग ने कहा था कि हिंसोंग के अनुसार अगर कोई यहाँ पर अपराधी अपराध करता है, ठीक है, तो उनको कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है, हिंसोंग के अनुसार अपराधियों को कड़ी सजा सुनाई जाती है, कड़ी सजा दी जाती थी। ठीक है, ये बातें हैं, ये चीजें हैं। सैन्य व्यवस्था की बात करें, ठीक है, इस समय अगर हम सैन्य व्यवस्था की बात करें, ठीक है, और सैन्य व्यवस्था में क्या देखने को मिला है,
कि ये कहा है किसके द्वारा, किसके अनुसार? हेंसोंग के अनुसार ठीक है, इस समय चतुरंगिनी सेना थी, चतुरंगिनी सेना थी। ठीक है, चतुरंगिनी सेना कहने का मतलब है एक पैदल सेना, रथ सेना, घोड़ा सेना, रथ सेना, घोड़ा सेना, हाथी सेना, हाथी सेना। ठीक है, ये सेना थी, चतुरंगिनी सेना थी। हेनसोंग क्या कहता है कि सैन्य व्यवस्था, ठीक है, में चतुरंगिनी सेना देखने को मिलती थी, और जहां पर ठीक है पैदल सेना, रथ सेना, घोड़ा सेना और हाथी सेना देखने को मिलता है। चलिए, ये हो गया सैन्य व्यवस्था। चलिए, हर्षवर्धन की मुद्रा, हर्षवर्धन की मुद्राएं देख लेते हैं। ठीक है, एक मुद्रा जो मिला था वो नालंदा, ठीक है, तांबे की मुद्रा प्राप्त। ठीक है, हर्ष, इसमें जो नाम लिखा था श्री हर्ष नाम लिखा हुआ था, श्री हर्ष नाम लिखा हुआ था। ठीक है, मुद्रा में श्रीहर्ष नाम लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, ये तांबे की मुद्रा, यहाँ पर सोनीपत में भी तांबे की मुद्रा देखने को है, सोनीपत। ठीक है, यहाँ पर भी तांबे की मुद्रा प्राप्त। यहाँ पर शिव के वाहन नंदी का चित्र है, शिव के वाहन नंदी का चित्र। ठीक है, शिव के वाहन जो नंदी है, नंदी बैल है। ठीक है, नंदी का चित्रण, इस मुद्रा में शिव के वाहन नंदी का चित्र देखने को मिला है। ठीक है, श्री हर्ष नाम लिखा हुआ है कहाँ पर? नालंदा में मिली जो तांबे की मुद्रा है उसमें नाम जो लिखा हुआ है श्री हर्ष लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरे सोनीपत में जो मिले मुद्रा में नंदी का चित्र बना हुआ है, शिव के वाहन नंदी का चित्र बना हुआ है। ठीक है, चलिए, एक चीज और यहाँ पर हैंड सॉन्ग के अनुसार, सभी भाई सब हैंड सॉन्ग ही कह दिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हैंड सॉन्ग के अनुसार हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने कश्मीर से, कश्मीर से, ठीक है, गौतम बुद्ध के, ठीक है, दांत लाकर, या गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के संघाराम पर, ठीक है, कन्नौज के एक संघाराम पर क्या किया गया है? स्थापित किया गया था। कन्नौज के संघाराम पर स्थापित किया था, स्थापित किया था, ये भी याद रखिए।
ठीक है, तो फैक्ट फैक्ट चीजें याद रखिए। चलिए, तो इनकी मुद्राएं हो गई, ठीक है, इनकी क्या हो गया भाई साहब, इनकी मुद्राएं हो गई, इनकी सारी बातें हो गई लगभग, ठीक है। इनके जो क्षेत्र है विजय अभियान क्षेत्र, ठीक है, अगर हम बात करें विजय अभियान क्षेत्र या विजयी क्षेत्र, ठीक है, विजयी क्षेत्र की हम बात करें तो कहा जाता है कि हर्ष ने कुछ स्थान पर विजय प्राप्त की थी। एक तो ओंडू पर, ठीक है, कहाँ पर, ओंडू पर, ठीक है, ओंडू कहाँ पर देखने को मिलता है, आपके उत्तरी उड़ीसा में, ठीक है, उत्तरी उड़ीसा में, और उत्तरी उड़ीसा को ये जीत हासिल की थी, ठीक है, विजय प्राप्त की थी, ठीक है। को गोंडा, को गोंडा, गोंडो, को गोंडो, ठीक है, ये दक्षिण उड़ीसा गंजाम जिला, ठीक है, ये था गंजाम जिला, दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण उड़ीसा गंजाम जिला पर भी इन्होंने फतह हासिल की, विजय प्राप्त की थी, विजय हुई क्षेत्र है, ठीक है। कलिंग, कलिंग ये भी उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में भी ये इन्होंने क्या उड़ीसा को विजय कर क्या किया था। चलिए, ठीक है, तो ये जितने हैं ये उड़ीसा के हैं, कहने का मतलब ये जितने हैं कौन सा क्षेत्र है, उड़ीसा क्षेत्र है, उड़ीसा, ठीक है। ये साथ ही साथ उड़ीसा के साथ साथ उन्होंने क्या क्या जीता था, ठीक है, एक तो पहला अगर हम देखें, ठीक है, 5 भागों में था इनका जो है राज्य, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं हर्षवर्धन के अधीन राज्य, अधीन राज्य में कहा जाता है कि 5 राज्य थे, ठीक है, क्या थे, हर्षवर्धन की अधीन राज्यों में क्या देखने को मिला था, 5 राज्य थे। तो एक तो आप देख चुके हैं, क्या है, उड़ीसा, अभी देखिए ना भाई साहब, एक तो आप हम देख चुके हैं क्या, उड़ीसा, ये सभी उड़ीसा में देखने को मिला था। उसके बाद, ठीक है, पंजाब के क्षेत्र में भी इन्होंने जीत हासिल की थी, ठीक है। कन्नौज के क्षेत्र में तो ये इनको तो जानते ही हैं आप, कन्नौज के क्षेत्र को आप जानते ही हैं, ठीक है। बंगाल, यहाँ पर जहाँ पर गोंड शासक रहते थे, गोंड, ठीक है, शासकों का स्थान था, सॉरी, गोंड शासकों का स्थान था जहाँ पर, ठीक है, इनको भी जीत हासिल की थी, ठीक है। मिथिला को भी ये जीत लिए थे, किसको जीत लिए थे, मिथिला को भी ये जीत लिए थे। तो इस प्रकार जो हर्षवर्धन के अधीन जो राज्य थे वो कितने थे, 5 थे, ठीक है। तो उड़ीसा तो अभी हम देखिए ये उड़ीसा के 3 स्थान, ठीक है, उत्तरी उड़ीसा गंजाम क्षेत्र, दक्षिण उड़ीसा और उड़ीसा पर इन्होंने जो है 3 और जो है स्थानों को वो जीत लिए थे। पंजाब के स्थानों को जीत लिए थे, कन्नौज और बंगाल को तो पहले ही वो पराजित कर चुके थे, ठीक है, क्योंकि जब शासन प्रशासन में आया तो अपनी बहन को जब ढूंढने लगे, इनके पास एक चुनौती थी, ठीक है, और कन्नौज के शासक, ठीक है, इनके जो है बहन के पति थे तो ये भी इनके हाथ लगे थे, जो है बंगाल के एरिया भी इनके हाथ लगे थे, मिथिला
और पंजाब उड़ीसा को भी हराया था। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन के समय जो अधीन राज्य थे, तो कितने राज्य थे? 5 अधीन राज्य देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार की स्थिति थी, इस प्रकार की बातें हैं। ठीक है, इसकी हर्षवर्धन की। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बारे में पढ़े तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ चुके थे, हर्षवर्धन की चुनौती देख चुके हैं। ठीक है, हर्षवर्धन हिंसोंग के बारे में हम पढ़े। प्रशासन व्यवस्था देखिए, प्रशासन किस प्रकार से चलाते थे, कर व्यवस्था देखिए। ठीक है, इनके कुछ अधिकारी वर्ग है, इनकी हम बात किए थे, और हिंसोंग ने क्या कहा है इसकी भी बात हमने की। ठीक है, अधिकारी वर्ग, फिर आप देखे थे सैन्य व्यवस्था। ठीक है, और सैन्य व्यवस्था का वर्णन हिंसोंग ने अपनी सेवकी में ही किया था, चतुरंगी से। हर्षवर्धन की मुद्राएं देखने को मिलती नालंदा और सोनीपत में। सोनीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। और नालंदा कहाँ है भाई साहब? कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, बिहार में नालंदा और सोनीपत जो है हरियाणा पे है। ठीक है, विजय क्षेत्र है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप देखें कि हर्षवर्धन की बातें खत्म होती है और खत्म होती है आपके वर्धन वंश। ठीक है, हर्षवर्धन की बातें भी खत्म होती है और खत्म होती है आपकी वर्धन वंश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरी बातें हो गई। आज दूसरा पार्ट था, सेकंड पार्ट है वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का। तो ये प्रॉपर ये समाप्त हो जाता है, खत्म होता है। इसके बाद जो आगे बढ़ेंगे, आगे की कहानी हम बात करेंगे, वो दक्षिण भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, किस पर बातें करेंगे? दक्षिण भारत के इतिहास। और दक्षिण भारत के इतिहास में हम जो देखेंगे वो है पल्लव, ठीक है, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट। ठीक है, ये सभी हम बातें करेंगे। फिर संगम वंश आप देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, हालांकि कुछ कुछ चीजें जो है मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आती है, जैसे चोल प्रशासन व्यवस्था है, चोल का जो है वंश है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास, तो दक्षिण भारत के इतिहास को हम उसी फ्लो में चलेंगे, चाहे वो मध्यकाल का हो, ठीक है, चाहे जो भी हो। ठीक है, उसको हम अलग से, ठीक है, मध्यकाल में नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें मध्यकाल से रिलेटेड है। तो हम इसी में प्राचीन भारतीय इतिहास में ही हम क्या करेंगे, ये सब हम बात करेंगे, क्योंकि दक्षिण भारत के इतिहास हम अलग से हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और आगे तो हम बढ़ेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको नए सिरे से स्टार्ट की जाए। किसको? दक्षिण भारत के इतिहास को। ठीक है, नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, अलग से हम देखेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, और इस प्रकार से हमारा क्लास चलता रहेगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सीजी कंप्यूटर्स जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसको आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है, ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैंने कहा इस नंबर पर आप जाके कॉल करिए। ठीक है, और ज़्यादा है, इस नंबर पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है देखने को 24/7 आप कभी भी, ठीक है, इस नंबर पर कोई भी जानकारी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एनी इंफॉर्मेशन आप क्या है, कॉल या व्हाट्सअप या मैसेज जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, दोनों नंबर में कोई भी। चलिए, ठीक है, तो आज की बातें यहीं पर रहने दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम नए सीरीज से नया टॉपिक और फ्रेश तरीके से हम बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास। ठीक है, और दक्षिण भारत में, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा जो टॉपिक रहेगा। ठीक है, 10-12 वो क्लासेस वो भी चलेगी, वो हम देखेंगे, क्योंकि अलग अलग जो है
राज्य अलग अलग बातें हैं और अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। दक्षिण भारत के इतिहास में और बातें करेंगे, आगे की कहानी, आगे की बातें। चलिए, थैंक यू।